एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 55। 30 दिसंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम मुद्रा एवं साख पाठ को करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि हेड ऑफ द बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और ये लोगों का खाता खोलने से लेकर उसमें मुद्रा को जमा करने के रूप में स्वीकार भी करते हैं। यानी कि हम बैंक में जाते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें अपने पैसे जमा कराते हैं। इस जमा किए गए धन पर सूद भी प्रदान किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। और जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे अपने खाते से इसे निकाल भी लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी आदि भी लोगों के बैंकों में कहाँ से आते हैं? बैंकों द्वारा ही हमारे पास आते हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं। इसके अलावा बैंक साख यानी कि उधार देने का भी काम करते हैं और उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। औपचारिक या अनौपचारिक स्रोत क्या हो गए? औपचारिक स्रोत में बैंक एवं स्वयं सहायता समूह आते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत में मित्र, साहूकार, परिवारजन आते हैं। तो दो तरीके होते हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है और इसलिए साख के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा होता है, औपचारिक में कम होता है। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की भी मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की राशि को वसूल कर सकता है, यानी कि कुछ गारंटी रूप में मांगता है, ऋणाधार, कोलेटरल। मान लीजिए उसकी कोई भूमि हो, जेवर हो, मकान हो, तो उधार देने से पहले कोई गारंटी जरूर ली जाती है। तो वहीं अगर कुछ शब्दों में बात करें, रिजर्व बैंक के क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला मुद्रा जारी करना, दूसरा ब्याज दरों को निर्धारित करना कि किस रेट पर, इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा या पैसे जमा किए जाएंगे, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना कि सही प्रकार से कार्य हो रहा है या नहीं, वहीं बैंकों की राशि का नगद संचयन करना और बैंक एवं स्वयं सहायता को की प्रकार प्रणाली पर नजर रखना कि वे रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो औपचारिक स्रोत की अगर बात की जाए, जैसे कि वर्कशीट में हमें बताया गया है, बैंक और स्वयं सहायता समूह इसके अंडर आते हैं और इनकी कार्य नीतियों पे कौन ध्यान रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य पर एक नोट लिखिए। तो ये हमारे सारे कार्य हैं, ये पांचों के पांचों कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों में आ जाएंगे। प्रश्न तीसरा, किसी एक समर्थक ऋणाधार का उदाहरण दीजिए। तो समर्थक अगर ऋणाधार की बात की जाए तो यहाँ पर आप किसी भी एक एग्जाम्पल को, वैसे मैं चाहूँगी कि आप लोग इस प्रश्न पे सब बच्चे अपने जो विचार हैं वो रखें। वैसे हमारी वर्कशीट में भी बताया गया है समर्थक ऋणाधार, जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, कृषि योग्य भूमि, जेवर या मकान। इसके अलावा भी आप डाल सकते हो, यानी कि जब हम कभी भी उधार लेते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गारंटी में हम रख सकते हैं। तो ये 3 है। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना अलग लिखें। बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अगर बैंकों के कार्यों की बात की जाए तो ये वो होता है, ये वो जगह होती है जहां हम अपना खाता खोलते हैं, मुद्रा को जमा करते हैं और इस जमा किए गए धन का सूद भी हमें प्रदान किया जाता है। कई बार सरकार की योजनाएं जैसे कि छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी, वो भी हमें यहाँ से मिलती है। तो इस हिसाब से जो बैंक है वो साख उधार भी देते हैं, यस, लोन भी अवेलेबल कराते हैं। प्रश्न लास्ट हमारा, साख का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों? देखिए, साख का सबसे अच्छा स्रोत है हमारा औपचारिक स्रोत। वो इसलिए बेहतर है क्योंकि एक तो यहाँ पे गारंटी रहती है आरबीआई की, और दूसरा इसमें जो इंटरेस्ट रेट है एज कंपेयर टू अनौपचारिक क्षेत्र वो कम होता है। तो इसलिए साख का सबसे बेस्ट जो स्वरूप है वो औपचारिक क्षेत्र है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।